सो आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, राइट। बताइए स्टेट होती है पहला आपका सॉलिड, जो आप लोगों को पता है, देन liquid, राइट, एंड देन gas, गैस, राइट। और भी कुछ स्टेट होती है क्या? प्लाज्मा एंड एक और क्या होता है? बीईसी, राइट। एक होता है बीईसी एंड प्लाज्मा। चलिए अब इन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस, राइट। बीईसी क्या होता है? बताइए बीईसी क्या होता है? नहीं सुना आपने? नाम नहीं सुना? एक्चुअली हम क्या करते हैं, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या करते हैं, किसी गैस को कंप्रेस करके, राइट, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जीरो केल्विन, किसी गैसेस को हम मान लेंगे जीरो केल्विन और उससे भी नीचे, राइट। तब क्या होगा, ये जो गैस या फिर सॉलिड होगा उसके सारे पार्टिकल्स वो ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, राइट। इसे सुपर एटम भी बोला जाता है। इसका नाम, सॉरी क्वेश्चन, इसको सुपर एटम भी बोला जाता है, राइट। अब इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, राइट। इसका टेम्परेचर 20 बहुत कम होता है, वो बहुत पास होते हैं सारे पार्टिकल्स को, तो वो एक सुपर एटम फॉर्म करता है, राइट। अच्छा बताइए, इसमें इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, राइट। सो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। अच्छा ये सॉलिड से ज्यादा होगा क्या? बताइए, सॉलिड से ज्यादा होगा क्या? यस, बिल्कुल होगा। जब भी कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी पार्टिकल पास में आता है उसकी एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो हमारे गैसेस हैं वो गैसेस यदि लिक्विड बन जाते हैं तो क्या होता है, लिक्विड बन जाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो रिलीज कर देते हैं, राइट। हीट रिलीज कर देते हैं तब जाके वो लिक्विड बन पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा और एक अपने सारी एनर्जी यूज कर, राइट, यूज कर देगा और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक सुपर एटम बना देगा। अब बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता एज कंपेयर टू बीईसी, राइट। इसके भी पार्टिकल बहुत पास तो होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत ही पास में होते हैं, राइट। बट सुपर एटम की कंपैरिजन में राइट। चलो क्या होता है लिक्विड के साथ, मैं इसको थोड़ा सा हटा, लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से गैप होते हैं, राइट। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। और अबाउट द गैसेस, excuse me sir, गैसेस में पार्टिकल्स पैरामीटर होते हैं और और अबाउट द प्लाज्मा, excuse me sir. So this is someone Aryan Yes. Pathan from the, I think they are not from the classes and continuously messaging in chat. Yes, sir. क्या बोल रहे हैं? क्या मुझे आवाज नहीं आया, क्या हुआ बेटा? So there is a कुछ name Aryan Pathan. He is not in a batch, but he is constantly messaging in the chat. Yes, sir. It is. I will change the setting. I will change the setting. Host and co-host. Right. क्या नाम बताया था? किसका नाम, क्या नाम था उसका? Sir, Aryan जो मैसेज Pathan. पठान।
मैं देख लेता हूँ कौन है ये। मधुरा सर ये पाटिल। पिछले बहुत लेक्चर से आ रहा है। अच्छा अच्छा, यस सर। मरियम पठान, राइट। और इसको नंबर्स भी पता है सर, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल करता है बार नारायण बार। पठान को रिमूव कर देता हूँ। यस पर वो कॉल भी करता है सर। ओके ओके ओके। क्या पता उसको कौन और भी कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या? अब मुझे बता दें तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, वैसे आपको मैसेज नहीं कर पाएगा वो, राइट। जो भी मैसेज करेगा वो मुझे करेगा, ठीक है। चलो है ना? ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर आते हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में, तो बहुत होते हैं, तो हमारे रियल लाइफ में भी एक्सेप्शन आप बहुत, राइट। और हम उनका कुछ कर नहीं सकते, उनको चेंज नहीं सकते, इसलिए हम ही चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलो यहाँ आते हैं। तो हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है as compared to liquid, और as compared to गैस। प्लाज्मा का क्या कंडीशन, प्लाज्मा का क्या सीन, मुझे बताइए। प्लाज्मा के पास एनर्जी हाईएस्ट होती है, और ये प्लाज्मा कहाँ ओपन होता है? सन में, राइट। वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है सन, राइट। वहां पर प्लाज्मा ओपन होता है, राइट। और वहां पर क्या होता है, जो गैसेस होती है, नॉर्मल गैसेस, जो नॉर्मल गैसेस होती है, लीना नीना और करीना की जेरो फ्राई, राइट। इनको क्या करते हैं, इनको ज्यादा टेम्परेचर मिलता है तो ये आयंस फॉर्म कर लेते हैं, राइट। आयंस फॉर्म कर लेते हैं, राइट। और इनके पास एनर्जी हाईएस्ट होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट। ये पांचों स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, होती है प्लाज्मा, राइट। और प्लाज्मा क्या होता है, एक स्टेट होती है जिसमें कि आपको नॉर्मल गैसेस होती है आयनिक फॉर्म, राइट। वो आयन बनाती है। हमको उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, हमें डिस्कस करना है गैस के बारे में, राइट। हमें गैस के बारे में डिस्कस करना है। तो मैं सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 लिखा था, इसी को पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे। तो बीसी, बीसी का पॉइंट नंबर 1 लिखो आप। क्या होगा बीसी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट is a state which has very low temperature and high pressure, both condition is a state which has very low temperature and high pressure, and it form सुपर एटम बना लेंगे, राइट। ये सुपर एटम बना लेता है, और क्या होता है यहाँ पर, यहाँ के जो जितने भी सॉलिड थे, जो सॉलिड थे उसके पास में, राइट, वो सारे उससे स्टिक हो जाते हैं, उसके पास आके उसमें स्टिक हो जाते हैं, और एक ही एटम बन जाता है, उसे हम बोला जाता है, बोलेंगे क्या, सुपर। अब जब ये ज्वाइन होते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं, राइट। लूज करके क्या बनाएंगे, सुपर एटम। इसी में पॉइंट नंबर, इसी में लिखा है, इनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स। और क्या बात बोल सकते हैं इसके, जो ये स्पेस जो एटम की स्पेस होती है वो सबसे कम, So your voice is breaking. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम स्पेस पाई जाएगी इसमें, राइट। और एक पॉइंट है उसका लोवेस्ट एनर्जी, चलो इसे काम खत्म हो।
BC के बारे में लिखा हमने, both acid conductivity has very low temperature now, high pressure and it form superatom, right? चलो ये कॉपी कर लेंगे आप लोगों ने। चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम प्लाज्मा को भी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी बात करें। देन हाँ हो गया क्या बेटा सभी का, बताएं जल्दी कॉपी। देन ऑनलाइन बताएं। ओके ओके चलो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके लिख दो, ऊपर शिफ्ट करके लिख देता तो क्या होगा, लिखने में भी आसान। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यही बनाने दे दूंगा, सभी के पॉइंट लिखेंगे हम, इसको समझना है आपको अच्छे से। यहाँ पर मैंने लिखा BC और यहाँ पर लिखा मैंने सॉलिड और यहाँ पर है लिक्विड और यहाँ पर है गैस, यहाँ पर है प्लाज्मा। ठीक है चलो सो हमने BC को चलो ठीक नहीं BC मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं रखेगी आप। अब एक और पॉइंट लिखना हो प्लाज्मा में, प्लाज्मा का पॉइंट लिखवा, प्लाज्मा क्या होती है, इट इज स्टेट विच हैज is a state which has the highest energetic, highest energetic noble gases, ionic noble gases, ionic noble gases which occurs at very high temperature, very high temperature, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे ही ये occurs होगा। ठीक है अब बात करें एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसमें, राइट, सो हाईएस्ट एनर्जी होगी इसके पास, हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी हम कैसे मेजर करेंगे, किससे मेजर करते हैं हाईएस्ट एनर्जी हम, काइनेटिक एनर्जी, राइट। अभी हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं कौन कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हमें गैसेस के बारे में या सभी स्टेट के बारे में पता चलता है, राइट। ठीक है सो इसके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। और क्या होगा इसके, सॉरी हाँ, हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए इतना ही पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हो, डॉक्टर से चलिए चलिए
हम लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं, सॉलिड के बारे में बात, लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि गैसेस। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। So what you have written last point? It occurs at सर ज्यादा टेम्परेचर होता है भाई। चलो ये इसको टेम्परेचर लिखना है। अरे वॉइस इज ब्रेक। सेल्सियस चलो देन आगे चलिए हम। 1 मिनट। इसे 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, इसको 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। बस मैं सिर्फ आपको एक हम वे निकालते हैं हमारा जो बेस का स्टेप डिस्कस करना है। चलो सॉलिड के डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है हमें, राइट। सॉलिड के बारे में आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं कुछ। बताइए सॉलिड के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है इसके पास। और क्या होता है? स्पेस बिल्कुल कम होती है, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल इंटर वेरी लेस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है इसके पास। और क्या होता है? लेस एनर्जी। चल लेस एनर्जी क्यों होती है? पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं दिखता आपको वहां पर, राइट। और यदि पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो लगभग उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, जीरो तो नहीं होती, राइट। चलो और क्या बोल सकते हैं इसमें? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का हाईएस्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो उसको तोड़ने में क्या होगा? ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। चलो हाँ बिल्कुल सही। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट। इसमें डिफ्यूजन रेट की बात करें तो डिफ्यूजन कितना होगा? नो डिफ्यूजन वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी स्लो डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तो पता है ना आपको, डिफ्यूजन क्या होता है? कोई डिफाइन करेंगे डिफ्यूजन? बिल्कुल सही, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर concentration to lower concentration, that is called diffusion, right? हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? वेरी स्लो डिफ्यूजन, स्लो डिफ्यूजन। चलो ये सॉलिड के पार्ट कुछ पॉइंट्स है। बात कर लेते हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या बताता है? जो फोर्स होता है वो क्या होता है? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स as compared to जिसके पास कुछ स्पेस होती है इसमें सॉलिड से ज्यादा होती है, so more inter particle space as compared to सॉलिड से ज्यादा स्पेस होती है। हाँ मोर एनर्जी होगी। यहाँ पर मुझे पॉइंट बता रहा वो किसे जस्टिफाई करोगे? किसके पास स्पेस होती है लिक्विड में? हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि लिक्विड में कुछ स्पेस होती है? मूव करते हैं लेकिन हम मूव को देख नहीं पाते। डिसॉल्व करते तो क्या होता है? हाँ सही बोले। क्या बोल रहे हो कि जब भी आप
किसी लिक्विड में कुछ सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, राइट, डिसॉल्व करते हुए ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या होता है उसके पार्टिकल कहाँ डिपॉजिट होते हैं, ये स्पेस के पास डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पर वो पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में शायद डिस्कस किया, क्या था क्या मोल कॉन्सेप्ट में, देखो यदि मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया 500 ml वाटर लिया, ठीक है, और उसका ये इतना वाटर है, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया कुछ शुगर ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी, कितनी शुगर ऐड की 200 ग्राम, 200 शुगर ऐड कर दी, क्या होगा इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, मतलब उसके पार्टिकल कहाँ गए, यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, जहां पर जो स्पेस थी वहां पर वो जमा हो गए, इससे उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, इससे मुझे ये पता चलता है कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ स्पेस है जहां पर पार्टिकल्स गए हैं, राइट, चलो बिल्कुल सही। सो यहाँ पर चाहे यहाँ पर एक और लिख लो आप और डिसॉल्विंग सॉलिड ऑन dissolving solid in a liquid, there is no change in volume, but कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिसॉल्व हो जाना, यदि डिसॉल्व नहीं हुआ तो राइट, चलो यहाँ पे आपने किसी पानी में स्टोन डाल दी, राइट, स्टोन डाल दिए तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ा देगी, राइट, डिसॉल्व तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं, चलो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको देख कर देता हूँ। हाँ अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, क्या होगा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल के पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, सॉलिड से बात कर रहे हैं ना, सॉलिड तो मोर होगी उससे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी as compared to चलो सॉलिड से ज्यादा अगर और बताएं इंटरपैरेलल स्पेस हो गया, डिफ्यूजन क्या होगा, मोर डिफ्यूजन रेट इज मोर, डिफ्यूजन रेट is more as compared to बहुत ही बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी 11 की बात कर रहे हैं, और बताएं और क्या हो सकता है, पार्टिकल के बारे में बात हो गया, बेसिक के बारे में बात हो गया, तो बहुत कमी होगा उसका, इसी के कारण उसकी एनर्जी सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट होगा, सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट होगा बट गैसेस से मूवमेंट कम होगा, Sir, body is blur. चलो इट इज मोर एज कंपेयर्ड टू सॉलिड, कुछ क्वेश्चन है क्या बेटा, Sir, board is not Sir, clear. body is blur and your voice is also breaking. Sir, board is blur. Yes, sir. 2 सेकंड बेटा, ये क्या हो रहा है इसमें, चालू हुआ, आवाज क्लियर नहीं है क्या बेटा, Your voice is also breaking. The voice is breaking in middle. 2 सेकंड क्लियर है कि नहीं है, बोर्ड ब्लर दिख रहा है, ब्लूटूथ चालू किया, बताइए बेटा अब आवाज क्लियर है क्या, Yes, sir. Sir, आवाज clear है लेकिन board blur है. Yes, sir. Board blur. बोर्ड Yes, ब्लर sir. अभी भी, ये क्या हो रहा है, नेट का इशू चल रहा है,
तो गेट से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा मे बी, बट देखिए बेटा आप क्लियर है क्या? No, अभी sir. ब्लर आ रहा है? No, sir. यस सर ब्लर है। अभी ब्लर है। 2 मिनट अपन कुछ चेंज करते हैं, सेटिंग चेंज करते हैं, दूसरे उस पे जाते हैं, वोडा डालें, वोडा लगाते हैं। रेगुलर 4 अभी बताएं, अभी क्लियर है क्या बेटा? Sir, it's blur. ब्लर है No, सर। sir. It's सर blur. ब्लर है। 2 सेकंड रुको, अभी क्या उसमें थोड़ा इंस्टॉलेशन में समय लग रहा होगा। ब्लर ही दिख रहा है अभी। कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अभी क्लियर हुआ थोड़ा? No, sir. No, sir. अभी सर नो सर। क्या होगा? अभी हो क्या क्लियर? थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ बेटा? अभी क्लियर है क्या? यस सर। हाँ चलिए चलिए चलिए, चलो जल्दी से करते हैं, मुझसे मैं पीछे रह गए। चलो, डिफ्यूजन रेट इज मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड। चलो यहीं तक बात कर लेते इसके। और क्या बात कर रहे थे हम? डिफ्यूजन हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होती है इसकी, पार्टिकल स्पेस देख लिया हमने, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ओके फाइन। चलो अब बात कर लेते हैं हम गैसेस की। राइट, बात करते हैं हम गैस की। इसको कॉपी करो जल्दी से। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है ये तो, जो आपको पहले से भी पता है। राइट, अब हमको मेन पॉइंट है जो गैसेस के बारे में डिस्कस करना है, इसको जल्दी कॉपी कर लो। डन, ओके फाइन। अब हम गैस के बारे में बात करेंगे, और गैस में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उसके पार्टिकल की स्पेस होती है, किस तरीके से मूवमेंट होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। राइट, सो अब बात करेंगे गैसेस की। राइट, गैसेस के पास क्या होता है? वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर, या फिर इंटर पार्टिकल लिख लो, इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही वीक होता है। राइट, और अभी हम जब आइडियल गैस बात करेंगे उसमें तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि जीरो होता है, कुछ भी इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं हो। राइट, लेकिन अभी नॉर्मली लिख रहे हैं हम गैसेस में। और क्या होता है? हाई एनर्जी, एनर्जी ज्यादा होती है। और बताएं, मोर इंटर पार्टिकल स्पेस, मोर इंटर पार्टिकल स्पेस। चलो और बताएं, और क्या होगा इसमें? डिफ्यूजन, हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट होता है यहां पर। डिफ्यूजन is more as compared to solid and liquid. solid and liquid से दोनों से ज्यादा होता है इसका डिफ्यूजन।
अच्छा मैं दूर चला गया क्या वो, आप देख, चलिए मोर कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और बताएं और क्या होगा? हाँ हाँ, अच्छा वॉल्यूम शेप की बात नहीं की थी, आप यहाँ कर लेते हैं राइट। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा तो वॉल्यूम नहीं होता तो फिर इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? कंटेनर का, बिल्कुल सही। अच्छा यदि मैंने यहाँ पर 1 लीटर गैसेस लिया है राइट, और इसको एक क्लोज कंटेनर 5 लीटर में कर दी, डाल दिया है, अब मुझे बताइए यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 5 लीटर होगा। अच्छा इसमें कुछ बाउंड्रीज होती है क्या यहाँ पर, कुछ ऐसा आपको कुछ बाउंड्रीज दिखेगी क्या? नहीं, क्यों बाउंड्री नहीं होगी? क्योंकि पार्टिकल फ्री है राइट, वो सब दूर घूमेंगे, रेंडमली मूवमेंट होगा उनका, और हर जगह आपको पार्टिकल्स मिलेंगे राइट। इसमें कुछ कोई भी आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेगी राइट, पार्टिकल सब दूर मिलेंगे आपको राइट। आप अपने जब भी किसी गैसेस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो तो किसका कैलकुलेट करोगे? कंटेनर का। सो नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इट्स वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसका वॉल्यूम क्या होगा? कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा। चलो इसको हटाता हूं मैं। इसका हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? हाँ, यदि आपने कंटेनर को छोटा कर दिया तो छोटा किया है तो बड़ी मुश्किल से आपने पार्टिकल को संभाला होगा राइट। पार्टिकल को संभाला है, पार्टिकल को आपने छोटे कंटेनर में डाला है, क्या उनका फोर्स ज्यादा होगा? वो चाहते हैं दूर जाना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बड़ा कंटेनर था, यहाँ से आपने निकाला गैस और यहाँ डाल दिया राइट, यहाँ से निकाल के आपने यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा? यहाँ पर जो फोर्स था वो बिल्कुल कम था, यहाँ पर वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपने जो बिठाया इनको यहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया राइट। तो जब भी आपका वॉल्यूम कोई बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में जाएगा या फिर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। अभी हम देखने वाले हैं चार्ल्स लॉ में, बोयल्स लॉ में राइट। अभी मुझे एक सिंगल वर्ड में बताओ मैंने क्या किया यहाँ पर। यदि इसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल होती है तो मैंने क्या किया? इसको कंप्रेस किया, मतलब कि मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ गैस को राइट। सो मैं यहां लिख देता हूं एक पॉइंट, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा यदि मैं कंप्रेस करता हूं, यहां पर मुझे पास कुछ गैस के पार्टिकल हैं और मैंने इसको कंप्रेस किया है, इसका पहले टेम्परेचर T था राइट। अब मैंने इसके क्या किया? इसको चारों ओर से फोर्स लगाया और इसको इतना छोटा कर दिया। अब यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर T2 है। मुझे बताइए टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा? T1 या T2? T2। तो क्यों T2 क्यों ज्यादा? हाँ, पार्टिकल ज्यादा है, बिल्कुल सही। अपने पार्टिकल बताएं और क्या होगा उसमें? फोर्स, हाँ बिल्कुल सही। जैसे मैंने प्रेशर लगाया, पार्टिकल पास में आए, पार्टिकल पास में आए तो क्या हुआ? उनके बीच में कोलिजन हुआ, और जैसे कोलिजन होने लगा तो कुछ हीट जनरेट होगी राइट, वो इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। मैंने कहीं से अलग से टेम्परेचर नहीं दिया इसमें, लेकिन T2 इज ग्रेटर देन T1 राइट। सो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये हाईली कंप्रेसिबल है। और क्या लिखूं आगे मैं? when compress the gas, the temperature
of container increases, क्या कारण लिखूं, रीजन क्या लिखूं इसमें, ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का कोलिजन हो रहा है तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करते थे तो वहां पर भी हम कंप्रेस करते थे, इसको लिक्विड फॉर्म में करते थे। टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो उसको कूलेंट से पास करना पड़ता है, राइट। अभी हम देखेंगे जब हम ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को सेपरेट करेंगे, राइट, तब क्या करना पड़ता है हमको, बताइए। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को सेपरेट कैसे करते हैं हम? हाँ, सॉरी, जोर से, मेल्ट करके, लो टेम्परेचर से पास, एक रीजन बताओ, एग्जैक्ट बताइए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेरे पास है, दोनों ही गैसेस स्टेट में है, मैं क्या करूं कि इनको मैं सेपरेट कर सकूं, टेम्परेचर लो कर दूं, या फिर मैं ऐसा कर देता हूं, इसको लिक्विफाइड कर देता हूं। लिक्विफाइड कर दिया मैंने, राइट। अब लिक्विफाइड किया, लिक्विफाइड कैसे किया होगा, मेरे पास दो रास्ते हैं लिक्विफिकेशन करने के। कौन कौन से होंगे, या तो मैं प्रेशर बहुत बढ़ा दूं, प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, 2 से, हाँ चलिए। सो इसको यदि लिक्विड करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दूं, यहां से प्रेशर लगा, यहां से प्रेशर लगा, यहां से प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड बन जाएगा, या फिर इसको बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे लेके जाऊं, राइट, तब जाके ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, राइट। तो कोई भी एक मेथड में यूज कर लूंगा और इसको क्या बना लूंगा, लिक्विड, राइट। अब जब मैं इसको प्रेशर से लिक्विड बनाना चाहूंगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, इसको फिर कूलेंट से पास करना पड़ेगा, राइट। हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे, राइट। ये पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, राइट, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आप प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल का कोलिजन होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। चलो यहां तक हो गया। और भी बताइए, कुछ पॉइंट है उसमें बाकी। पार्टिकल की स्पेस हो गई, मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन हो गया इसका, राइट। वॉल्यूम और शेप भी इसका कुछ नहीं होता, शेप नहीं लिखा क्या मैंने, लिख लो यहाँ पर 7 पॉइंट, नॉट फिक्स्ड शेप, शेप भी नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं गैस के और डिटेल में, राइट, और डिटेल में जाते हैं हम। फिर इसको जल्दी से कॉपी कर लो आप, राइट। अब हम जब गैस की बात करेंगे तो गैस हमको 2 टाइप्स में मिलेगी, राइट। कौन कौन सी गैस होती है 2 टाइप्स में, बताएं जल्दी बताएं। आइडियल और रियल, राइट। एक्चुअली आइडियल कौन होते हैं, जो आदर्शवादी होते हैं, जो सारे गुण संपन्न होते हैं। अब उसी से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कोई स्टूडेंट है, राइट, जिसने, जैसे हम परसेंटाइल निकालते हैं ना, कि कोई जो है जिसने 100% लेके आया, 100% तो नहीं लाया है, उसने कुछ जो भी हाईएस्ट मार्क्स लेके आया है, राइट, उसके फिर क्या करते हैं हम, उसके कंपेरिजन में परसेंटाइल निकालते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम 2 गैसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आइडियल और एक होता है रियल, राइट। वो दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ चलो, अब हम अभी तक हम 9th का पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि आपको थोड़ा, ये टॉपिक ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल है, राइट, आपको इसको समझना है। जहां भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो रोक के पूछना है, ठीक है। सो गैसेस को मैं 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, एक होगा आइडियल
आइडियल गैस और एक होगा रियल गैस। ठीक है, वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपने आप में, राइट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गैसेस भी आपको कोई भी गैस परफेक्ट आइडियल नहीं मिलेगी, राइट, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वो आइडियल है, राइट, हम ये मान के चलते हैं कि वो गैस एक आइडियल है, आइडियल यदि गैस होगी, राइट, तो क्या होगा, आइडियल गैस में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, राइट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडियल गैस है, मतलब कि जो भी गैसेस यहाँ पर हैं इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, ये हम मान के चलते हैं, राइट, ऐसा होता नहीं है बट हम मान के चलते हैं कि इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है, राइट, तो ये एक आइडियल गैस हो चुकी है। इसका वॉल्यूम, इसके जो पार्टिकल हैं इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि गैस के पार्टिकल की कोई वॉल्यूम नहीं है, गैसेस पार्टिकल हैज जीरो वॉल्यूम, राइट। जबकि हम जब रियल गैस की बात करेंगे ना, तो रियल गैस हमको क्या बताता है, अभी हम रियल गैस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम आइडियल की बात करेंगे, लेकिन जब भी हम रियल गैस की बात करेंगे वो क्या बताएगा कि इन्होंने जो बताया कि गैसेस पार्टिकल हैज जीरो वॉल्यूम, वो बोलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यदि गैसेस का पार्टिकल इस तरीके से है तो यहां पर आपको कंसीडर क्या करके चलना है, वो पार्टिकल इस तरीके से होगा, राइट, गैस का पार्टिकल इस तरीके से उसका मूवमेंट है, राइट, तो आप इतना वॉल्यूम लेके चलोगे। अभी इन्होंने तो क्या बताया है, जीरो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीरो नहीं होता है, उसका 4 टाइम्स ज्यादा होता है जो पार्टिकल का, राइट, वो हम रियल गैसेस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, ठीक है, सो एक इसका पॉइंट लिख लो आप। अभी कंप्रेसिबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको लिख लो, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी इसकी, कंप्रेसिबिलिटी को आप Z से इंडिकेट करते हो और इसका Z इक्वल टू होता है 1। इसको सिर्फ आप कॉपी कर लो आप, बस मैं आपको आगे बताऊंगा कि Z कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है और किस तरीके से डिफाइन होती है। अभी आप बस आप ये लिख लो, इसे कंप्रेसिबिलिटी 1 होती है, राइट, और इसकी क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या फिर इस पॉइंट को लिखना मत, अभी इसको मत लिखना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, राइट, या फिर लेस देन 1 होती है, राइट, ये हम बाद में देखेंगे। जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, राइट, चलो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है और इसकी जो इक्वेशन होती है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, राइट, ये इसकी गैस इक्वेशन होती है, राइट। चलो अब ये जो PV इक्वल टू nRT आया है वो कैसे आया है और कौन कौन से लॉ आए हैं इसमें, राइट, कब कब ये कैसे बना है, सारी चीजें हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आइडियल गैस होती है जो कि उसके पास कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स नहीं होता है और उसके पास के जो वॉल्यूम होता है गैस पार्टिकल का वो भी 0 होता है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका 1 होता है, राइट, और इसकी जो इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT होती है, और यहाँ पर P क्या है, V, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T क्या है, बिल्कुल सही। अब टेम्परेचर को आप यूनिट क्या रखोगे, चलिए केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, टेम्परेचर हमेशा ही केल्विन में लेना है। यदि कुछ कंडीशन दी इन्होंने डिग्री सेल्सियस की तो बात अलग है, अदरवाइज हमको हमेशा केल्विन में लेना है टेम्परेचर। चलो, M तो नंबर ऑफ मोल्स है, P वॉल्यूम है, सॉरी V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, राइट। अच्छा, मुझे इसमें ये बताओ, यदि PV इज इक्वल टू nRT लिखा है यहाँ पर, इसमें वेरिएबल कौन कौन है, T वेरिएबल है क्या,
हाँ, Yes. पी वेरिएबल हो सकता है, कम हो सकता है, प्रेशर ज्यादा हो सकता है। प्रेशर क्या वॉल्यूम वेरिएबल है? Yes, sir. होता है, वो हो सकता है। नंबर ऑफ मोल वेरिएबल है क्या? होता है कि नहीं? No. कैसे, मतलब कैसे कैसे एग्जांपल लिखोगे आप नंबर ऑफ मोल? कोई एग्जांपल बताओ, थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता दो। अरे हमने क्या किया, 20 ग्राम H2 लेने की जगह 10 ग्राम H2 ले लिया, राइट? तो वेट लिया आपने, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। अभी हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, राइट? तो आपने गैस की क्वांटिटी चेंज कम कर दी तो मोल चेंज हो जाएंगे, राइट? चलो, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी करेगा। चलो, यहां पर मैंने अभी तक ये देखा कि 4 यूनिट है यहां पर जो वेरी करेगी, आर इसमें कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? अब हम चारों को लिखते हैं ऊपर और उनके हिसाब से जो जो लॉ आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलो यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर चलते हैं हम आगे। डन? छोटे छोटे पॉइंट है, Yes, sir. हाँ जल्दी से कॉपी कर लो इसको। आप चाहे इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा, ये रियल गैसेस का हमारा एक अलग ही टॉपिक रहेगा, राइट? रियल गैसेस में क्या होता है, जैसे आपने P माना है वहां पर P प्लस समथिंग आ जाएगा यहाँ पर, और V जो है V प्लस समथिंग आ जाएगा, राइट? तो वो हम रियल गैसेस में बाद में देखेंगे। अभी आपको बस ये देखना है PV इज इक्वल टू nRT। पहले आइडियल लोगों को समझते हैं, फिर जो खुकार लोग हैं उनको देखते हैं बाद में, ठीक है? चलो इसको इरेज कर दूं क्या मैं? चलो अब चलते हैं आगे। बताइए वेरिएबल क्या क्या थे हमारे पास? वेरिएबल थे हमारे पास वेरिएबल में प्रेशर था, वॉल्यूम था, और नंबर ऑफ मोल्स थे, और टेम्परेचर था, ठीक है? अब क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं, तो इन दोनों को मैंने कांस्टेंट कर दिया, राइट? अब मुझे प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखना है, क्या होना चाहिए बताएं आप। चलो अभी हमने बात करके आए हैं, उधर हमने अभी ये बात करके आए हैं कि यहाँ पर यदि ये 10 लीटर था, ठीक है, और यहाँ पर कुछ गैस के पार्टिकल थे, आपने क्या किया, इसको ये क्लोज था पूरा, इसको छोटे कंटेनर में डाल दिया, ठीक है? यहां से मैंने इसमें डाल दिया, और वॉल्यूम पार्टिकल उतने ही है, उतनी ही गैस है मेरे पास। बताइए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा P1, वो P2 से क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा? कम, मतलब कि P1 इज लेस देन P2 होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम छोटा था, पार्टिकल दूर दूर जाना चाह रहे थे, तो ज्यादा प्रेशर एक्सेप्ट करते हैं, राइट? ज्यादा प्रेशर एक्सेप्ट करेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा P1 से, राइट? अच्छा, यदि मैंने ये गैस को यहाँ पर ट्रांसफर किया है और n को कांस्टेंट किया है, इसका मतलब क्या है? n को कांस्टेंट किया, इसका मतलब क्या है? मतलब कि मैंने जो गैस की क्वांटिटी ली है वो फिक्स ली है, राइट? यहाँ तो मैंने n इक्वल टू 1 लिया है, मैंने 1 मोल गैस लिए, राइट? अब 1 मोल को ही मैंने ट्रांसफर किया है। यदि हाइड्रोजन की बात करता मैं, तो 2 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया है, राइट? तो 2 ग्राम हाइड्रोजन यहां से मैंने यहां कन्वर्ट किया है, तभी मेरा मोल कांस्टेंट है, राइट? टेम्परेचर की बात करूं तो यहां पर जो टेम्परेचर था मेरा 10 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं टेम्परेचर वहां पर कम कर देता तो क्या होता? तब क्या होता? प्रेशर में बता नहीं पाता कि P2 ज्यादा या कम, क्योंकि प्रेशर क्या करता है, सॉरी टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर
टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाते हो इनके पार्टिकल में भगदड़ मच जाती है, सभी के पास एनर्जी आती है, राइट, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, राइट। और ये टेम्परेचर कम कर देते हो तो क्या होता है, कम हो जाता है, तो वो अभी हम देखेंगे दूसरे लॉ में, राइट। चलो चलो यहां तक देखो आप, तो मैं इसको अभी हटाता हूं, उसको लिखवाता हूं आपको पॉइंट टू पॉइंट। सो पहला लॉ हमारा कौन सा है, बोयज लॉ, राइट। ये बोयज लॉ हमको क्या बताते हैं, वही रिलेशन पी और वी का रिलेशन बताते हैं वो, राइट। सो क्या लिखेंगे हम, at constant temperature, at constant temperature, constant temperature का एक और नाम पता है आपको क्या होता है, constant temperature डेल टी बराबर क्या होगा, 0 होता है। तो constant temperature मतलब क्या होता है, टी इनिशियल इक्वल टू टी फाइनल, है ना। जो टेम्परेचर मेरे पहले था वो बाद में उतना ही है, तो मैं डेल टी कैसे निकालूंगा, टी एफ माइनस टी इनिशियल, ऐसे निकालूंगा। अब टी एफ मेरा दोनों इक्वल है तो टी एफ माइनस टी एफ हो गया, तो क्या होगा, 0 हो गया। डेल टी क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा ये टेम्परेचर सेम है, जिसको मैं एक और नाम दे देता हूँ, आइसोथर्मल। आपका थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी, कोई दिक्कत नहीं। ये टर्म हम बहुत यूज करेंगे कहां पर, थर्मोडायनामिक्स, वहां पर आपको बता देंगे डायरेक्ट कि ये आइसोथर्मल है, तो आपको ये समझ लेना है कि टेम्परेचर डेल टी वहां पर 0 है, राइट। चलो कोई दिक्कत, आगे चलो, इसको कॉपी मत करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आपको बता रहा था। चाहो तो आप डेल टी को 0 लिख लो और उसको लिख लेना यहाँ पर आइसोथर्मल, ये तो छोटी सी चीजें हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस, द सेम अमाउंट ऑफ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ same amount of gas is at constant temperature, the pressure of same amount of gas is inversely proportional to वॉल्यूम। चलो क्या बता दिया इसने मुझे, यहां पर आपको क्या क्या कांस्टेंट दिख रहा है और कहां कहां दिख रहा है, बताएं। ये मोल कांस्टेंट कौन बता रहा है यहाँ पर, सेम अमाउंट ऑफ गैस, मतलब आपने 50 ग्राम ही लिया है, राइट। तो ये आपको यहाँ ये पता चल रहा है कि एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, और टेम्परेचर तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर है, राइट। चलो तो यहां पर मैं आपको दोनों चीजों से ये पता चल गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, मतलब गैस सेम है, यहां से निकाला आपने कहीं भी डाला तो गैस सेम है। चलो तो मैं यहां लिख देता हूं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। एट, यहां क्या लिखूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड n number of moles, चलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को। मतलब यदि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और यदि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट। तो चाहो तो अब यहां लिख लो एक पॉइंट छोटा सा, if volume increases pressure decreases, if volume increases pressure decreases,
यहाँ कहीं भी थोड़ा भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो आप जरूर रोक के पूछना, राइट? क्योंकि ये एक बार समझ में आया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो क्या लिखूं मैं? P इक्वल टू एक कांस्टेंट लिखो, मैं यहां लाके आया तो क्या हो गया? PV इक्वल टू K। यहां पर K क्या है? K हमारा कांस्टेंट है, K हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, इससे आप क्या समझते हो ये बताएं। ये PV इक्वल टू K, इसका क्या मतलब होगा? आपको मतलब समझना है, ऐसे फॉर्मूला रखना नहीं। इसका क्या मतलब है? हाँ, कांस्टेंट बताइए, ऑनलाइन कुछ बताएं, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आप कोई दिक्कत है? देखो, आपको बस इतना देखना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। चलो, यहां तक समझ में आया? बस यही याद रखना आपको, इसको कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाना है। P टाइम्स V कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। चलो, यदि ये कांस्टेंट है तो मुझे यहां पर जल्दी बताओ आप, यहां पर क्या सीन होने वाला है? यहां पर ये कंटेनर है मेरे पास, राइट? ये कंटेनर है और कंटेनर का यहां पर वॉल्यूम है 10 लीटर, राइट? और इसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, गैस का प्रेशर आ रहा है, वो है, प्रेशर है मेरे पास 4 atm। ठीक है, चलो, वॉल्यूम 10 लीटर है, प्रेशर मेरे पास 4 atm है। अब मैंने क्या किया, एक पिस्टन से इसको यहां से यहां पुश कर दिया, जो वहां से था, ये मूवेबल पिस्टन है, राइट? ये मूवेबल है, इसको मैंने क्या किया, यहां शिफ्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, यदि इसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा तो जरूर यहां पर ये 5 हो गया होगा। यदि ये वॉल्यूम 5 हो गया है तो प्रेशर कितना होगा? 2 8। कैसे बताया आपने कि सर यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर 10 टाइम्स 4 40 हो रहा था, मतलब K की वैल्यू यहां पर क्या आ रही थी? 40 आ रही थी। अब जहां भी लेके जाओगे आप, K की वैल्यू कितनी रहेगी? 40 रहेगी। तो बिल्कुल सही, प्रेशर यहां पर आपका 8 आ गया। फॉर्मूला कुछ नहीं लगा रहा हूं अभी, मैंने और नीचे लेके गया उसको। यहां पर वॉल्यूम मेरा हो गया 2। अरे यहाँ पर 2 लीटर हो गया वॉल्यूम। प्रेशर कितना हो गया होगा यहाँ पर? 20। कैसे बताया आपने? कैसे बताया कि आपको ये पता है इसका K तो 40 है, तो ये यदि 2 है तो ये कितना होगा? 20 होगा। यहां तक क्लियर है कि आप लोगों को पता है? आप वॉल्यूम कम कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, राइट? देखो, वॉल्यूम यहाँ पर 4 atm था, यहाँ पर 8 हुआ, फिर 20 हो गया, राइट? सो मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देता हूं। यदि यहां पर मेरा प्रेशर P1 V1 इज इक्वल टू K था, तो P2 V2 मतलब वही मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी K ही होगा। यहां पर भी 40 आ रहा है, यहां पर भी 40 आ रहा है, यहां पर भी 40 आ रहा था, बिल्कुल सही। तो अब दोनों को मैं क्या लिख दूं यहां पर? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहां तक समझो, ये क्लियर है क्या? यस सर। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, ये फॉर्मूला है, राइट? ये फॉर्मूला है। लेकिन आपको यदि समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट यहां पर देख के ही आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आंसर लाएंगे। बोल कहाँ गया वो पेन? यहां पर भी देखो, या क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यदि मुझे इसमें ऐसा बोल दिया होता, यहाँ पर यदि उन्होंने मुझे बोला होता कि
पहली कंडीशन में ये V1 था, ये P1 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P1 V1 कितना है 10 टाइम 4 है इक्वल टू, और V2 मेरे पास 5 है, V2 मेरे पास कितना है 5 है, और P मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करता 5 को इधर लेके आता, तो 10 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू P2, तो 5 से ये 2 बार हो जाता तो 8 आता, तो P2 की वैल्यू कितनी आती 8 ATM। ठीक है, चाहे तो मैं इससे कर लूं या इससे कर लूं, बताओ यहां तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? नो कंफ्यूजन, चले आगे बढ़े। सो बोयस लॉ में क्या बताया इन्होंने कि आपके नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, उसमें के बाद, और ये सिर्फ आइडियल की बात कर रहे हैं हम, रियल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, उसका आपका जो वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, राइट। जैसे प्रेशर आप कम तो नहीं कर पाओगे, राइट, वॉल्यूम से ही हम रिलेशन निकालेंगे। चलो इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे चलते, थोड़ा जल्दी इसको कॉपी कर लो आप। मॉड्यूल लिखा है तक चाहिए, डन। चले आगे बढ़े, कॉपी कर लिया, चलो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं, कर लिया, कॉपी कर लिया ना, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। इसी में ही मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी चलता हूँ, ग्राफ के पास भी चल देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या था, ये इसको हटा दो चाहे आप, ये पूरा समझ में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे लॉ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम सिर्फ एक ही चीज से करेंगे, वो क्या है अपना मोल, राइट। अभी हमने मोल को पढ़ के ही आए हैं, राइट, वहां पर हम सारे क्वेश्चन मोल से ही कर रहे थे, राइट। जो भी आपको डाटा दिया था हम कहाँ लेके जाते थे उसको, मोल के पास, और मोल से फिर आप कहीं भी जा सकते, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक ही मेथड लगाएंगे मोल फाइंड करने की, राइट। उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें बोयस लॉ भी हो जाएगा, उसमें चार्ल्स लॉ भी हो जाएगा, उसमें एवोगाड्रो लॉ भी हो जाएगा, सारे लॉ कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इसमें हम मोल की ही बात करेंगे, अभी बस हम इसके लॉ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें। चलो जैसे मैंने लिखा है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट N एंड T, चलो इसका मैं ग्राफ बना देता हूं। यदि ग्राफ की बात करूं मैं, यहां पर लिख दिया मैंने P और यहां लिखा मैंने 1/V, इसको समझना आप। लाइन कैसी होगी, यहां पर कैसी स्टेट, ऐसी स्टेट बना दूं क्या? आपने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, राइट। यदि इनवर्सली होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो यहां पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट आपको ये भी पता है। तो पहला ग्राफ तो ये बनाओ कि P और V का जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ की बात कर लेते हैं हम। यदि मैंने टेम्परेचर लिया कांस्टेंट और 3 अलग अलग टेम्परेचर ले लिए, 3 अलग अलग टेम्परेचर ले लिए, कौन कौन से, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, और एक मैंने यहाँ ले लिया, राइट। ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3। अब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये मेरा 1/V है और ये P है, बताओ इसमें कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? T3 ज्यादा होगा। कैसे बताया आप लोगों ने? हाँ
प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा था। हमने वॉल्यूम को ही तो बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। क्या करोगे इसके लिए? देखो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से आप, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, और यहाँ देखा आपने यहाँ पर कुछ प्रेशर P1 था आपका, यहाँ प्रेशर आपका क्या है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, P3, ठीक है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम है V। अब V पे आपने P1 लगाया, V एक छोटा वॉल्यूम है और आपने थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगाया, तो उसका कुछ टेम्परेचर T1 है, ठीक है। अब वॉल्यूम उतना ही है, और क्या किया आपने, यहाँ पे P2 तो ज्यादा ही होगा P1 से, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आपने ये कंफर्म कर लिया है कि T1 से बड़ा है T2, ठीक है। और गए अपन वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम फिक्स है हमारा, वॉल्यूम फिक्स है तो P3 तो और भी बड़ा था, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि वो ऊपर है या नीचे, राइट। आपको प्रोसेस पे जाना है, प्रोसेस के साथ जाना है, क्योंकि ग्राफ बहुत सारे आएंगे, अभी ग्राफ बहुत सारे मिलने वाले हैं। चलो, सो ये लाइन किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया सर, ये लाइन वाला समझ में नहीं आ रहा है, राइट। अपन क्या करते हैं, वहां चलते हैं, इसको प्रोसेस से करके देखते हैं प्रोसेस में क्या हो रहा है। कि हम जिससे बोयस लॉ के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमको ये बताया था कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, कि इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही के होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। चलो अब थोड़े आइडियल गैस इक्वेशन को बारे में बात कर लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, पीवी इज एनआरटी होता है। तो यहाँ पर के लिख दूं क्या, के इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। चलो अब के इज इक्वल टू एनआरटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या बताएगा आपको, ये स्लोप बताएगा, ये इक्वेशन ये कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पर वेरिएबल ये हो सकता है टेम्परेचर, राइट। आपको यहाँ पर दोनों वेरिएबल नहीं रखना है, एक ही वेरिएबल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल ये है, तो यदि मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताऊं, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है आप लोगों को क्या होती है, चलो चलो यहाँ देखो बता देता हूं। यहाँ लिखा मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप होता है, x क्या होता है, कोई भी वेरिएबल x एक्सिस, राइट, x एक्सिस का वेरिएबल, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, या फिर कांस्टेंट बोल दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरसेप्ट तो 0 मिल रहा है, राइट। जो भी मिल रहा है यहाँ पर, ये T1 जो टेम्परेचर है ये इसका वेरिएबल है। तो यदि जिसका ज्यादा स्लोप होगा, जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका ज्यादा क्या वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पर जिसका ज्यादा स्लोप है वही ग्रेटर होगा। तो आप बोलोगे किसका ज्यादा स्लोप दिख रहा है, T1 का स्लोप ज्यादा है T2 का, T3 का, मतलब दोनों कंपेयर करोगे तो स्लोप मतलब कि क्या, जितना हाइट जाती, राइट। जैसे कि स्लोप जैसे देखते हो आप, ऐसे देखते हो और ऐसे देखते हो, राइट। तो स्लोप जितना ऊपर जाता है उसका ज्यादा स्लोप होता है। तो यहाँ पर T3 ज्यादा ऊपर जा रहा है, उसका एंगल देखोगे तो आप इस तरीके से जाएगा। तो यदि स्लोप ज्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि हमने यहां से अभी देखा, ठीक है। चलो यही कंडीशन यदि मैं मोल के साथ रख देता हूं तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रख देता हूं और यहाँ पर N1 N2 N3 लिख देता हूं, तो भी क्या होगा, यही रूल लगेगा वहां पर भी, जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। यहाँ भी लिख लो, थर्ड तीसरा बना लो, यहाँ पर तीसरा कहाँ बनाओ। अच्छा ये समझ में आया कि पहले ये बताया, दो मेथड मैंने देखी अलग अलग। पहला क्या है कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर दो, आप लाइन ड्रॉ करिए आपने और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया,
उसमें जितना प्रेशर बढ़ता गया उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ रहा था, राइट। तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर के कारण कोलिजन ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। और ये इससे भी देखा मैंने तो भी मुझे स्लोप से ही दिखा और ये T3 ही ज्यादा दिखा, तो मैं इसी को थर्ड नाम दे देता हूं और यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूं। क्या लिख दूं यहाँ पर मैं? N3 N2 और यहाँ लिख दिया मैंने N1, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? N1 इज लेस देन N2 इज लेस देन N3। चलो यहां तक क्लियर है क्या? फिर चलते हैं आगे। एक और ग्राफ देख लेते हैं, एक और ग्राफ देखते थोड़ा सा मजा आए। चले आगे बढ़े क्या? ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? समझ में आना चाहिए। ऑनलाइन वाले बताएं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? एनी कंफ्यूजन? नो सर। कहीं पर No, थोड़ा sir. सा लगे? ओके ओके, चलो चलो। सो थर्ड ग्राफ भी बना लेना बेटा, N3 N2 N1। इसमें N3 ग्रेटर होगा N2 से और N2 ग्रेटर होगा N1 से। चलो एक और ग्राफ बना लेता हूं मैं, एक और ग्राफ, फोर्थ वन ग्राफ बना लो आप, तो बना लेते हैं सभी। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? पीवी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया। अब बताइए यहाँ पर लाइन कैसी होनी चाहिए? हाँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। बताइए क्या होना चाहिए? इस पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं। अभी बॉयज साहब ने हमको क्या बता के गए थे? यहाँ पे कुछ बताया था इन्होंने, चाहे कुछ भी हो जाए के कांस्टेंट रहेगा। अब वॉल्यूम कितना भी बढ़ा दो, के तो उतना ही आएगा। तो पीवी आपको पता है, पीवी को क्या होता है? के होता है। तो यदि मैं पी बढ़ा दूंगा, यदि मैं वी कम कर दूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये स्टेट जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। चलो ये मैंने वॉल्यूम के साथ बात की, अभी मैं यही बात प्रेशर के साथ कर लेता हूं। यहां लिखा मैंने पीवी और यहां लिखा प्रेशर, वही होगा सीन। ये दोनों स्टेज आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमको ये बता के चले गए कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट है। आप वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर बढ़ाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया कि नहीं है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसा नहीं है दोनों का मल्टीप्लाइजेशन है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। जो प्रेशर बढ़ा रहे हो आप और जो वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, राइट। सो ये मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, वो क्या होगा? के होगा। तो दोनों के ग्राफ इस तरीके से आ जाए। चलो समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन कर लो इससे जल्दी से। यदि कहीं कंफ्यूजन आए तो आप बिल्कुल के पूछ लेना। क्वेश्चन इसमें कुछ दिया है क्या?
हाँ, क्वेश्चन ये है कि आपको यहां पर ये क्वेश्चन लिखना है। 20 ml गैस दिया है, 20 ml गैस है, राइट, और उसका प्रेशर दिया इन्होंने 1 atm, प्रेशर 1 atm दिया है। सो व्हाट विल बी फाइनल प्रेशर इफ ये 50 ml हो गया है, 50 ml गैस बन गया है, तो प्रेशर कितना होगा ये बताएं। हाँ, ट्वेंटी ml गैस का प्रेशर 1 atm था, तो बताइए 50 ml गैस का प्रेशर कितना होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। 2 पॉइंट फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, फ्रैक्शन में भी बताओगे तो चलेगा। 2.5। हाँ, करके देखो, बिल्कुल सही होगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने सही किया है, बस दैट्स इट, राइट। ये क्वेश्चन तो सबसे इजी है, आपको फॉर्मूला भी पता है, सारी चीजें पता है। अच्छा, इसमें के की वैल्यू क्या है बताओ मुझे जल्दी। 2.5 आ रहा है, बिल्कुल सही। के की वैल्यू आपने बोला कि 20 है, यहाँ पर 20 atm लीटर है, राइट। चलो 20 है तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ 50 टाइम टी, तो 20 डिवाइड बाई 50, 0 से 0, 2.5 आएगा क्या? 0.4 0.4 आना चाहिए यार, कुछ गलत हो रहा है क्या? वेट वेट देखो, बोलो बोलो, क्यों 0.4 आना चाहिए ना? देखो देखो, यहाँ फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट यार, फॉर्मूला लगा दो। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 क्या आपका 20 है और 1 है, इक्वल टू P2 क्या आपका पता है नहीं, P2 आपको, V2 पता है आपको 50 ml है। अब डिवाइड करो 50 को, 20 डिवाइड 50, 0 से 0, तो 0.4 atm, समझ में आया? और मैंने क्या कर रहा था यहाँ पर, डायरेक्ट के को, इसकी के वैल्यू निकाल ली मैंने, तो के वैल्यू कितनी थी 20। मुझे पता था कि 20 तो कांस्टेंट है, चाहे कितना प्रेशर हो ये चेंज कर दे, तो 50 टाइम P2, तो भी आंसर वही आएगा 0.4। 0.4 अब अंदाजा नहीं लगाना है, पेन उठाना है और करके देखना है, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करो जल्दी, एक और क्वेश्चन करो इसका। क्वेश्चन ये है, इफ प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 2 लीटर ऑफ CO2 आर डबल। प्रेशर टेम्परेचर नहीं, ये बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो क्वेश्चन बोइस लॉ की देखना। चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से, इसको हटा दो क्या? ऐसा कुछ बचना नहीं चाहिए कि आपको घर जाके समझना पड़े, राइट। यही सारा चीजें आप क्लियर करके जाओ। एक वेजल थी यहाँ पर, राइट, और इसको उसने मूवमेंट करवा दिया, पहले यहाँ था और यहाँ से उसने यहाँ शिफ्ट कर दिया। और यहाँ जो कंडीशन थी उसकी, यहाँ पर इसका वॉल्यूम था x, राइट, और प्रेशर था यहाँ पर 5, ठीक है, 5 atm था।
अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर वॉल्यूम हो गया इसका 0.5x, राइट। इसका प्रेशर बताओ जल्दी। समझ में आएगा क्वेश्चन? आपको वॉल्यूम x लीटर दे रखा है इन्होंने, हाँ, लीटर में दिया है 0.5, जो x लीटर है अपने पास यहाँ पर, और यहाँ पर भी लीटर है। 10 आया क्या? किस किस का 10 आ रहा है जल्दी बताएं आप। क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं देगा, बिल्कुल सही है, जुनेद का आंसर सही है। चलो देखो आ जाओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू आपने लिख दी 5x है, ठीक है। और अब इसको मैं किससे इक्वल कर दूं, 0.5x टाइम फिट के, ठीक है। तो यहाँ x तो x कैंसिल हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाय 0.5 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 10 आ गया। मैंने कैसे निकाला है, चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो। दूसरा P1 क्या होगा, x टाइम्स 5 इक्वल टू 0.5x टाइम P2। अब 0.5x को नीचे लेके आ जाओ, तो x टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 0.5x इक्वल टू P2। तो x से x कैंसिल हो गया और 0.5 से डिवाइड किया तो आपको 10 आ गया। बस क्वेश्चन देख के आपको आंसर आना चाहिए, राइट। आपको समझना चाहिए कि यहां पर ये हो रहा है, आपको दिख जाना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये तो हम अभी शुरुआत है, राइट। वो 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स करके देंगे आपको, अभी हम सिर्फ बोझ तो लगा रहे हैं। चलो यहां तक क्लियर है क्या सभी को? चलो एक और कर लेते, एक और जल्दी से क्वेश्चन कर लेते। इसमें ये जैसे बहुत छोटा टॉपिक है, राइट, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। इसको हटा दूं क्या मैं? चलो, और यहाँ पर जो भी दिया होगा वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। आप इतना टेंशन न लेना कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, राइट। वो कहीं ना कहीं, बेटा क्या बोल रहे हो, मैं सुना मैं नहीं आया सर। टाइम हो गया क्या? चलो आज के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट अभी हमारी 6 दिन लगातार क्लासेस होगी, राइट। तो इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन करके देखना इसके, खैर अभी तो नहीं कर पाओगे आप, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज करके आना, और कुछ कॉन्सेप्ट हो जो समझ में नहीं आए हो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो देन, ओके बाय।